हेलो जी दोस्तों, आपके लिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ ला रखे हैं। शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ है, जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है और कहा है कि आप जो कार्रवाई कर रहे हो गाजा में, उस कार्रवाई में अगर आप संयम नहीं बरतोगे तो फिर आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो बाइडन ने जो नेतन्याहू के साथ बातचीत उन्होंने टेलीफोन में की थी और टेलीफोन में बातचीत के दौरान उन्होंने जो अमेरिका के पॉइंट है उनको रखा सामने। पहले उन्होंने कहा है कि आपको हम पिछले 1-2 हफ्ते से कह रहे बार बार कि आपको सिविलियन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनके ऊपर बमबारी नहीं करनी है, लेकिन आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आपको ह्यूमैनिटेरियन सप्लाइज़, लोगों को खाना पीना, मेडिकल सप्लाइज़, ये जो सप्लाइज़ बेसिक सप्लाइज़ है, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये आप होने नहीं दे रहे हो। इस समय राफा के इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा जो गाजा का इलाका है वहाँ पर सप्लाइज़ बंद हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको तब बाद में वार्निंग दी है कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानोगे तो हो सकता है आने वाले समय में जो कोलिशन बना रखा है हमने, जो देश अभी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनमें फूट पड़ सकती है और ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक होगा, हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इससे अच्छा यही है कि आपको जो हम बात कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको उस बात को मान लीजिए। अभी देख लेते हैं कि 2 दिन पहले जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर एक रेजुलेशन लाया गया था। रेजुलेशन में सीज़ फायर के ऊपर ये रेजुलेशन था। इसको यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, वो लाए थे। तो इसके ऊपर जब वोटिंग हुई तो 13 जो मेंबर स्टेट है उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया। ब्रिटेन अब्सटेन रहा और अमेरिका ने इसके ऊपर वीटो लगा दिया। तो अगर ये रेजुलेशन पास हो जाता तो इसमें इसके तहत जो इसराइल है उसमें ऊपर बाइंडिंग ये रेजुलेशन था और ये पास हो जाता तो इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता और उसको सीज़ फायर करनी पड़ती। लेकिन अमेरिका ने इसमें वीटो लगा दिया तो अब ये जो रेजुलेशन है गिर गया। कोई भी जो परमानेंट मेंबर है अगर वीटो का इस्तेमाल कर लेता है तो रेजुलेशन उसी समय गिर जाता है। जो 13 स्टेट थे, जो 13 देश थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, जाहिर सी बात है 15 देशों का ये सिक्योरिटी काउंसिल होता है, 15 में से 13 ने सीज़ फायर के पक्ष में वोट किया है। तो ये जो ज़्यादातर देश है वो यहाँ पर सीज़ फायर की मांग कर रहे हैं और उसका समर्थन भी कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो कल के दिन जो कुछ यूरोपियन देश हैं उन्होंने डिमांड की है कि यहाँ पर सीज़ फायर लगाना चाहिए गाजा में और ये जो लड़ाई है इसको रोकना चाहिए। तब तक रोकना चाहिए जब तक सिविलियन लोगों को सुरक्षित जगहों में नहीं पहुँचा जाता। तो देखने को मिला है जो यूरोपियन देश जो इसराइल के साथ खड़े हुए थे जब उसके ऊपर अटैक हुआ था, तो ये यूरोपियन देश भी अब मांग करने लग गए सीज़ फायर की। तो ये जो डिवाइड की बात अभी जो बाइडन कर रहे हैं वो डिवाइड दिखने भी लग गया है, सीज़ फायर के मुद्दे में दिखने लग गया है। अगर बात की जाए सीज़ फायर की तो अभी अमेरिका और जो इसराइल है वो सीज़ फायर के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर सीज़ फायर लागू हो जाएगा तो जो हमास है उसका फ़ायदा उठा सकता है सीज़ फायर का और दोबारा से इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर देश है इस समय, वो चाहे वो एशिया के हो, अफ्रीका के हो, यूरोप के हो, तो ये अब सीज़ फायर की डिमांड करने लगे और कई देश है जो सीज़ फायर की डिमांड को एक्सेप्ट भी करने लगे। अभी जो जनरल असेंबली है यूएन की, वहाँ पर भी वोटिंग होगी और वहाँ पर जो 190 देश जो यूएन के मेंबर है वहाँ सब मिलके उनको अधिकार है वोट डालने का। उसमें पता लग जाएगा कि दुनिया में सीज़ फायर के प्रति कितना समर्थन है। अभी बात की जाए तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने जो बात की है नेतन्याहू के साथ, तो वो बात उन्होंने की है। तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने डायरेक्टली इसराइल के प्रधानमंत्री को ये चेतावनी दी है कि आपको ये कुछ जो हम बातें कर रहे हैं, आपको ये लड़ाई को आपको ध्यान से लड़ना है, सिविलियन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये बात पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कही है। इससे पहले जो अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, ये इसराइल गए थे और इसराइल को इन्होंने इसराइल में जाके ये बात समझाई थी। लेकिन लगता है कि इसराइल जो ये डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी है, इनकी बातों को उसने हल्के में ले लिया। अब लगता है कि जब बाइडन ने अपनी तरफ से कह दिया है तो जो नेतन्याहू है वो थोड़ा अब इसको सीरियसली लेंगे और अमेरिका की कुछ मांगे हैं, अमेरिका की मांगों के ऊपर वो कुछ चिंता करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, सीरियसली काम करेंगे। बात की जाए लड़ाई की, अगर चर्चा की जाए तो अभी ये लड़ाई बहुत ज़्यादा नाजुक फेस में और
अगर सिविलियन लोगों की बात की जाए जिनके इस लड़ाई में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो सिविलियन है। जो हमास है वो तो अभी बच ही रखा है, उसके जो लीडर है अभी वो ज़िंदा है। इसराइल सेना भी उसकी लगभग 100 सिपाही मारे जा चुके हैं, लेकिन इसराइल सेना भी अभी कार्रवाई कर रही है। जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा वो गाज़ा के सिविलियन को हुआ है, जिसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो हमास का वो समर्थक रहा है, ना वो इसराइल के ऊपर अटैक में इन सिविलियनों का कोई हाथ था। तो इसके बावजूद इनको पिछले 2 महीने से 7 अक्टूबर का जब अटैक हुआ था तो उसके बाद से नॉन स्टॉप इनको निशाना बनाया जा रहा है। इनके घरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती इनके घरों से निकाला जा रहा है और इनको निकाल के फिर से दोबारा से निकाला जा रहा है। यानी कि पहले तो नॉर्थ गाज़ा से साउथ गाज़ा में आए, फिर साउथ गाज़ा से भी कहा जा रहा है इनको कि यहाँ से भी निकलो। तो लोगों को ज़बरदस्ती उनके साथ उनको निकाला जा रहा है पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको खाने पीने के बंदोबस्त भी नहीं हो पा रहा है उनका। लोग गंदा खाना खा रहे, गंदा पानी पी रहे, उनके पास घर नहीं है। कई लोग इस समय ठंड का मौसम चल रहा वहाँ पर वो सड़क में ना कोई टेंट है ना कुछ है, वो सड़क में सोने में उन्हें मजबूर होना पड़ा है। इस गहरी इतनी भयानक ठंड में उनको रहना, बिना किसी टेंट बिना किसी गर्म कपड़े में उनका रात ही कट रही है। लोगों को अगर किसी को बीमारी हो गई तो ना तो उसको मेडिसिन मिल पा रही है इस समय। तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति इस समय गाज़ा के लोगों की है। और अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अमेरिका को पता है कि अगर ये जो लड़ाई अगर वो बिगड़ जाती है और आने वाले दिनों में लड़ाई में ख़ास तौर में जो प्रॉक्सी ग्रुप है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हौती हो, अगर ये कूद जाते हैं तो फिर ये लड़ाई के अमेरिका के ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेस पड़ सकते हैं। अमेरिका को तब डायरेक्टली इस लड़ाई में उतरना पड़ेगा। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इसराइल को थोड़ी संभल के कार्रवाई करनी चाहिए और केवल हमास को निशाना बनाना चाहिए। इसराइल का कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो हमास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जनता के बीच छुपा रहता है। तो कैसे वो हमास को ढूंढेगा? हमास कोई उसने अपना अलग से ग्रुप नहीं है, वो जनता के बीच में उसने हॉस्पिटल हो गए या फिर स्कूल हो गए, वहाँ पर वो जनता के बीच छुप के फाइटर उसके छुपे रहते। वहीं हॉस्पिटल के उन्होंने अपने अंदर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने हथियार को छुपाया रहता है। तो कैसे इनको ढूंढा जाए? ऐसा हो नहीं सकता है कि हमास को हम पकड़ ले और सिविलियन लोग को कुछ नुकसान ना हो। ऐसा हो नहीं सकता है। कोई ना कोई कोलेटरल डैमेज तो होगा, ये तो पक्का है। लेकिन ये तो पक्का है, अमेरिका को भी पता है कि कोलेटरल डैमेज होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए जितना अभी हो रखा है। 18,000 जो लोग मरे फ़िलिस्तीन में, उनमें से 70% ये तो महिलाएं या तो बच्चे हैं और इनका हमारे से कोई संबंध नहीं है। तो इसराइल चाहे तो इसमें थोड़ा संभल के कार्रवाई कर सकता है। और हमास ठीक है, टाइम लगेगा ज़्यादा। हमास को अगर केवल हमास को नुकसान पहुंचाना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो सिविलियन लोग हैं उनकी जान बचने की चांसेस है। और ये अभी इसराइल की सरकार इसके ऊपर आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि जो बाइडेन की बातों का उसके ऊपर असर होगा कि नहीं होगा। दूसरी खबर की तरफ पढ़ते हैं। जो टेक्सास है अमेरिका का एक स्टेट है, तो यहाँ पर की सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। पहले हम केस को समझ लेते हैं क्या है। एबॉर्शन के ऊपर ये केस है और अभी टेक्सास में जो एबॉर्शन है उसको इलीगल कर रखा है, बैन कर रखा है एबॉर्शन के ऊपर। केवल कुछ इमरजेंसी केसेस में ही महिला एबॉर्शन करा सकती है। तो एक महिला थी, वो एबॉर्शन कराना चाहती थी और उसने कहा है कि अगर वो एबॉर्शन नहीं कराएगी तो उसकी जान को खतरा है और उसके बच्चे जो उसके पेट में है उसको भी खतरा है। तो वो क्लिनिक में गई जहाँ एबॉर्शन होता है। तो क्लिनिक का डॉक्टर ने उसको कहा है कि आप हम नहीं करा सकते एबॉर्शन, आपको पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये महिला कोर्ट में गई। कोर्ट में जाके ये महिला ने कहा कि मेरे को अबॉर्शन कराना है। कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी, जो लोअर कोर्ट है उसने मंजूरी दे दी अपनी तरफ से। फिर जो ये जब रूलिंग आ गई थी, फिर उसके बाद जो इस स्टेट के अटॉर्नी है वो अटॉर्नी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। यानी टेक्सास की जो बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसमें उन्होंने पिटीशन डाल दी और कहा कि ये जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो गलत फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें फिर से बहस हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का फैसला उसको गलत ठहराया और कहा कि ये जो अबॉर्शन के मामले में कोई भी डिसीजन है वो केवल डॉक्टर ले सकता है, जो क्लिनिक चला रहा है डॉक्टर वही इसमें फ़ैसला ले सकता है और वही तय करेगा कि इमरजेंसी वाकई में किसी महिला जो कह रही है उसको इमरजेंसी, क्या वाकई में वो इमरजेंसी सही है या महिला झूठ कह रही है। इसका जो फ़ैसला है वो जो क्लिनिक का डॉक्टर है वही करेगा। बात की जाए तो ये महिला
कोर्ट के फैसले के बाद ये इसका जो एबॉर्शन कराने का इरादा धराशायी हो गया है। हुआ ऐसा कि जो क्लिनिक है जहाँ पर अब फैसला होना है, तो क्लिनिक के लिए फ़ैसला लेना इतना आसान नहीं होगा। जो डॉक्टर है उसको पहले से उसके ऊपर जो जब लेजिस्लेशन बना था, यानी कानून जब एबॉर्शन का बनाया जा रहा था सरकार द्वारा, तो उसमें डॉक्टर को उनको डराने की कोशिश की गई थी और कहा था कि अगर कोई डॉक्टर एबॉर्शन करता है गैर कानूनी तरीके से तो उसको 100 साल की कैद हो सकती है। तो डॉक्टर डरने लग गया। वो किसी भी व्यक्ति को एबॉर्शन, महिला का एबॉर्शन वो नहीं करते। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें डॉक्टर तैयार हो जाते हैं एबॉर्शन करने के लिए। तो डॉक्टरों को डराने के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया था। और अगर ये महिला डॉक्टर के पास जाती है तो लगभग काफ़ी चांसेस है कि डॉक्टर महिला की जो रिपोर्ट है उसमें इमरजेंसी को स्वीकार ना करे और कहे कि इस महिला के ऊपर कोई इमरजेंसी नहीं है, इसको जान का कोई खतरा नहीं है। ये जो लॉ बनाया गया था टेक्सास स्टेट में, और इस लॉ को इतना ज़्यादा सख्त बनाया गया कि लगभग जितने भी महिला एबॉर्शन कराती थी पहले, अब वो इस राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है उनको। दूसरे राज्य में जहाँ एबॉर्शन लीगल है वहाँ वो एबॉर्शन उस जगह के क्लिनिक में कराती है। अ, अगर बात की जाए ये एबॉर्शन इशू इस समय अमेरिका के जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग इशू बन रखा है। लगभग 1 डेढ़ साल पहले एक जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें जो रो वर्सेस वेड का फैसला था उसको ओवरटर्न कर लिया गया था। रो वर्सेस वेड आज से 40 साल पहले एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का ही, उसमें जो लोगों को, महिलाओं को एबॉर्शन का अधिकार दे दिया था। कोई भी महिला एबॉर्शन करा सकती है। लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को ओवरटर्न कर लिया था और अब महिलाएं, अब ये जो फैसला है वो अब स्टेट गवर्नमेंट को मिल चुका है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने राज्यों में एबॉर्शन को इलीगल कर सकती है। तो जो रिपब्लिकन पार्टी शासित जो राज्य है उन्होंने एबॉर्शन को बैन कर दिया। जैसे एक टेक्सास एक राज्य है जो रिपब्लिकन गवर्नर है वहाँ पर, तो वहाँ पर एबॉर्शन बैन है। और डेमोक्रेटिक सरकार है जहाँ पर, वहाँ पर अभी एबॉर्शन को लीगल रखा हुआ है। तो ये अभी बहुत पोलराइजिंग इशू बन रखा है और महिलाओं को इसका कीमत चुकानी पड़ रही है। उनको जहाँ पर एबॉर्शन इलीगल है वहाँ से निकलना पड़ रहा है उनको, और डेमोक्रेटिक राज्यों में जाना पड़ रहा है जहाँ पर अभी एबॉर्शन को लीगल रखा गया है। और वहाँ जाने के लिए उनको काफ़ी खर्चा हो रहा है, उनका हज़ारों किलोमीटर उनको दूर जाना पड़ रहा है और तकलीफ़ भी सहनी पड़ रही है उनको। आगे बढ़ते हम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर प्रेशर अभी बना हुआ है। उनको इस्तीफा देने का प्रेशर है उनके ऊपर अभी इस समय। देख लेते हैं हुआ क्या ये, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटी जो MIT यूनिवर्सिटी और पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, इनमें देखा गया था कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो एंटीसेमिटिज़म की घटना दिख रही थी। जो छात्र थे वो इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, और आरोप लगा रहा था कि यहाँ पर जो जूइश स्टूडेंट हैं उनको परेशान कर रहे थे इस इलाके में। तो इसी के ऊपर ये जो प्रेसिडेंट है इन 3 यूनिवर्सिटी के, उनको कांग्रेस में बुलाया गया, उनसे कुछ पूछताछ की गई और उनसे एक कांग्रेस वुमेन ने कहा कि आपके यूनिवर्सिटी में अगर कोई जूइश लोगों के जेनोसाइड के बारे में कहेगा तो आप क्या उसको अपने यूनिवर्सिटी के जो आपका रूल्स है, क्या आप उसके उस रूल्स के वो चीज़ खिलाफ है कि उस रूल्स के वो अंदर आती है वो चीज़, आप क्या मानते हो इसमें? तो ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट है इन्होंने कहा है कि मैं इसमें हाँ या ना में इसका आंसर नहीं दे सकती। उन्होंने कहा ये डिपेंड करता है कि किस इशू के ऊपर ही बात की जा रही है, जेनोसाइड की। तो जो कांग्रेस वुमेन है उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो ये चीज़, जेनोसाइड एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप क्या इसका सही यस और नो में आंसर नहीं दे सकती क्या? तो जब ये कमेटी कांग्रेस या कमेटी में जब ये बातें हुई तो उसके बाद से ही जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है उनके पास इस्तीफा देने का उनके ऊपर प्रेशर शुरू हो गया है। और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया। इंटरव्यू में उन्होंने बात की थी कि मैंने जो कमेटी के सामने बातें कही मुझे उसमें अफसोस है और मुझे ऐसी बात वहाँ पर नहीं कहनी चाहिए थी।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो टीचर और प्रोफेसर्स ने एक लेटर लिख रखा है, उसमें उन्होंने कैरोलिना गे का समर्थन किया है और उनसे अपील की कि इस्तीफा ना दे। जो प्रोफेसर है उन्होंने लेटर में लिखा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है हम उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की प्रोटेक्शन देते हैं छात्रों को। कहने का मतलब ये है कि जो छात्र है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके पास, उसको अपने बातें बोलने का अधिकार है। अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर इसराइल की अभी कंडमनेशन कर रहा है, इसराइल के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसराइल जो फ़िलिस्तीन लोगों के ऊपर हमले करके उनको ख़त्म कर रहा है वो गलत है, तो क्या इसको हम एंटी सेमिटिज़म की कैटेगरी में रख सकते हैं? एंटी सेमिटिज़म की डेफिनेशन इतनी चौड़ी बना दी गई है, इतनी उसको उस डेफिनेशन को इतना बड़ा बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसराइल के खिलाफ बातें करता है तो उसको एंटी सेमिटिज़म की कैटेगरी में रख दिया जाता है। बात यह है कि अगर कोई इसराइल, जाहिर सी बात है, वो जो हमले कर रहा है सिविलियन लोगों में, जो सिविलियन लोगों की मौतें हो रही है, वो उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो गलत तो नहीं कर रहा है, उसका अधिकार है बोलने का। तो अभी हुआ ये है कि यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में अभी तक जो जूइश छात्र हैं उनको डर लग रहा है और उन्होंने कुछ कह रहे हैं कि वो किप्पा जो उनका टोपी होती है उस टोपी को भी पहनने में अब उनको डर लग रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यूनिवर्सिटी में इस समय ये बहुत बारीक सी लाइन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। जो व्यक्ति है फ़िलिस्तीन जो पक्ष रख रहा है उसको अपना पक्ष भी रखना है, साथ में जो दूसरा पक्ष है यानी इसराइली पक्ष, जो जूइश पक्ष है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, यानी उसको खतरा नहीं पहुंचाना है। आखिरकार कैसे ये चीज़ हो सकती है? जैसे कि कुछ एक स्लोगन आपको मैं बता देता हूँ। एक स्लोगन है, फ्रॉम द रिवर टू द सी फ़िलिस्तीन विल बी फ्री, यानी रिवर जॉर्डन से लेकर जो मेडिटेरियन सी का इलाका है वो इलाका है फ़िलिस्तीन का इलाका है। ये एक स्लोगन आमतौर में जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो कहते हैं। अगर इस स्लोगन को देखा जाए तो इसको दो तरीके से स्लोगन को देख सकते हैं हम। एक तो है ये फ़िलिस्तीन नेशनलिज्म का एक स्लोगन है, यानी जो फ़िलिस्तीन लोग हैं वो इस पूरे इलाके को अपना बताते रहे हो और लगभग 500-600 साल से ये इलाका उनका ही रहा है। लेकिन इस स्लोगन का एक दूसरा पक्ष भी है, वो पक्ष है कि बीच में इसराइल भी पड़ता है। रिवर जॉर्डन से लेकर मेडिटेरियन सी के बीच में इसराइल पड़ता है। तो जो ये स्लोगन बोल रहा है, क्या वो इसराइल को नक्शे से मिटाने की बात कर रहा है क्या? अगर ऐसा माना जाएगा तो मतलब वो एंटी सेमिटिज़म की बातें कर रहा है, एंटी सेमिटिक वो व्यक्ति है। तो इस स्लोगन को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है। जो फ़िलिस्तीन व्यक्ति है वो इसको फ़िलिस्तीन नेशनलिज्म की तरफ से देखता है और कहता है कि ये इलाका फ़िलिस्तीन देश, या इस इलाके में एक फ़िलिस्तीन देश बनना चाहिए। जबकि जो इसराइली पक्ष है वो इस जो स्लोगन है उसको इस तरह से देखता है कि इसराइल को दुनिया से नक्शे से ख़त्म करने के लिए ये स्लोगन बात कहता है। तो ये है फ़िलहाल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके प्रेसिडेंट इस्तीफ़ा दे सकते हैं आने वाले दिनों में। और आगे बढ़ते हैं हम। डोनाल्ड टस्क, अभी बात की जाए तो पोलैंड में इलेक्शन हुए थे, आज से लगभग 3 महीने हो गए। तो इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आया उसमें किसी भी पार्टी को अपने दम में मेजोरिटी नहीं मिल पाई और पहले नंबर पर पीआईएस पार्टी रही थी, दूसरे नंबर पर डोनाल्ड टस्क की पार्टी सिविक कोलिशन रही थी। तो उसी पार्टी की सरकार बन सकती थी जो कोलिशन बना सकती है। तो जो राष्ट्रपति है एंड्रेस डूडा, उन्होंने पीआईएस पार्टी को मौका दिया। उनको पता था कि पीआईएस के पास मेजोरिटी नहीं है, फिर भी उन्होंने पीआईएस पार्टी को मौका दिया और पीआईएस पार्टी 2 महीने तक सरकार उसने चलाई इलेक्शन होने के बाद। अब उसको पार्लियामेंट में जब गई तो पार्लियामेंट में उसको अपना मेजोरिटी को साबित करना था, तो उसके पास मेजोरिटी थी नहीं तो साबित नहीं कर पाई, तो जो सरकार है उसको सरकार गिर गई। तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जो अपोजिशन कैंप था, यानी जो डोनाल्ड टस्क की पार्टी थी सिविक कोलिशन, उसने अपना जो मेजोरिटी उसको साबित कर दिया और इनकी मेजोरिटी पार्लियामेंट में साबित हो चुकी है। अब वेडनेसडे के दिन राष्ट्रपति भी इनको शपथ दिला देंगे। बात की जाए आखिरकार क्या क्या चेंजेस होंगे अगर ये जो नई सरकार के दौर में। पहला है कि पिछले 8 साल में जो पोलैंड में सरकार थी वो पीआईएस पार्टी की थी और पीआईएस पार्टी ने इस 8 सालों में काफ़ी चेंजेस किए थे पोलैंड में। जैसे जो फ्रीडम है, मीडिया फ्रीडम जिसको कहा जाता है, तो मीडिया की फ्रीडम को भी काफ़ी कम कर दिया था। पूरा मीडिया स्टेट के कंट्रोल में आ गया था
और जुडिशली जो इंडिपेंडेंस है, यानी जो जजेस की इंडिपेंडेंस है, वो भी ख़त्म कर दी थी। जो जजेस कोर्टों में बिठाए गए थे वो लगता है सब पीआईएस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले थे। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी पिछले 8 सालों में। साथ में जो महिलाओं का एबॉर्शन राइट है, उस एबॉर्शन राइट को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध खराब होने शुरू हो गए थे पोलैंड के। तो ये सब चीज़ें पिछले 8 सालों में भी नई सरकार अभी जो बनने वाली है उसने कह दिया है कि वो इन सभी चीज़ों को बदलने वाली है। यानी जो मीडिया की फ्रीडम है वो मीडिया को मिलने वाली है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, महिला को जो अबॉर्शन अधिकारों से छीने गए थे वो उनको दोबारा मिलने वाले हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध अच्छे होने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें डोनाल्ड टस्क ने कही है। और डोनाल्ड टस्क, अगर बात की जाए उनकी और पीआईएस पार्टी के जो लीडर है केनेस्की, उन दोनों के संबंध बहुत ज़्यादा तनाव भरे रहे थे पिछले कुछ महीनों और सालों से। दोनों एक दूसरे के कंपटीटर रहे। दोनों इस इलेक्शन में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए, दोनों ने एक दूसरे को शैतान की कैटेगरी में रखा था। जो केनेस्की थे वो कहते थे कि अगर डोनाल्ड टस्क प्रधानमंत्री बन गए तो पोलैंड में डेमोक्रेसी का खात्मा हो जाएगा, जबकि डोनाल्ड टस्क भी यही कह रहे थे पीआईएस पार्टी की अगर सरकार बन गई तो डेमोक्रेसी का ये खात्मा माना जाएगा पोलैंड में। तो दोनों के संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बात की जाए अगर कोई भी नई सरकार अगर कोई बिल लाएगी तो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। इस समय प्रेसिडेंट एंद्रेस दूदा है और एंद्रेस दूदा इस समय पीआईएस पार्टी से आते हैं। तो एंद्रेस दूदा जो लॉ होंगे उस लॉ को वो रोकने की कोशिश करेंगे। 2025 तक एंद्रेस दूदा का कार्यकाल है। तो 2025 तक जो नई सरकार है उसको उसके जो नए कानून होंगे उसमें उसको पास कराने में तो आसानी होगी, लेकिन उसको पारित करानी यानी जो उस प्रेसिडेंट के अप्रूवल में वो दिक्कत आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। जब पोलैंड में जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी, जब अपोजिशन पार्टी अपनी मेजोरिटी को घोषित कर रही थी, तो उसी समय पार्लियामेंट का एक दूसरे रूम में एक फार राइट एमपी है, कॉन्फेडरेशन पार्टी से आता है। तो इसने हनुका कैंडल्स उस रूम में लगी हुई थी। हनुका कैंडल्स एक ज्यूइश लोगों का एक बहुत पवित्र कैंडल माना जाता है। इसको गुच्छा बनाया जाता है कैंडल का, उसको जलाया जाता है। जैसे हम हिंदू धर्म में दिया जलाते हैं वैसे ज्यूइश लोग हनुका कैंडल जलाते हैं। तो जिस कमरे में हनुका कैंडल जली हुई थी तो इस एमपी ने उसको बुझा दिया। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है बुझाने का, आग बुझाने का, उसकी मदद से उसने बुझा दिया। तो इसके बाद ये आलोचना शुरू गई और इस एमपी को सभी पार्टी इसकी आलोचना कर रही है। जो डोनाल्ड टस्क की पार्टी है सिविक कोलिशन, तो उसने भी स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसने कहा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे कारनामे करते हैं, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये जो व्यक्ति है जिसने आग को बुझाया, मतलब वो कैंडल्स को बुझाया, तो ये एक फार राइट कॉन्फेडरेशन पार्टी का मेंबर है। और इसने इससे जब पूछा गया कि आपको शर्म नहीं आ रही है, आपने ये काम क्यों किया, तो उसने कहा ये मेरे को क्यों आनी चाहिए शर्म, शर्म उनको आनी चाहिए, उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया और हमारे देश में शैतान का राज शासन लाने को लगे हुए। तो उनका जो निशाना है वो डोनाल्ड टस्क की तरफ है। जिस तरह से डोनाल्ड टस्क की सरकार बनने वाली है और डोनाल्ड टस्क ने पिछली सरकार के कुछ कानूनों को बदलने की बात की है, तो ये लगता है कि जो कॉन्फेडरेशन पार्टी का ये मेंबर है, एमपी है, वो अब उसको लगने लग गया कि पिछली सरकार में जो जो जिस तरह से नफ़रत फैलाई गई थी जीविस लोगों के खिलाफ और जिस तरह से दूसरे नेशनलिस्ट के लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, तो उसका दौर ख़त्म होने वाला है। तो उस नए दौर की ये जो व्यक्ति है वो शैतान के दौर की शुरुआत के रूप में बता रहा है। तो इस व्यक्ति को जिसने कैंडल को बुझाया उसको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है 1 दिन के लिए। उसके ऊपर अभी जांच होगी और जो कार्रवाई है आगे उसके ऊपर होगी। फ्रांस में इस समय जो फ्रांस की जो लेजिस्लेचर है उसमें बिल गया था कुछ 2-3 दिन पहले। उस बिल में ये था कि फ्रांस की सरकार जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बिल को लेजिस्लेचर के सामने रखा था। बिल में इमिग्रेशन को लेकर कुछ प्रोविज़न थे, जैसे कि इमिग्रेशन को कंट्रोल रूप से अपनाने की बात की गई थी बिल में। तो ये बिल में पहली चीज़ है कि उस व्यक्ति को जिसको फ्रेंच भाषा का मालूम है
और स्किल व्यक्ति है उसको इमिग्रेशन उसका उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी उसको फ्रांस में आने की अनुमति मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति अनपढ़ है, उसको फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ पता नहीं है, साथ में वो क्राइम से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है, देश को नुकसान पहुंचा सकता है जो इमिग्रेंट, उस व्यक्ति को फ्रांस में आने की कोई परमिशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये प्रोविज़न था जो बिल में रखा गया था। जब इसको रखा गया तो इसके ऊपर वोटिंग हुई, तो वोटिंग में ये जो बिल है इसके खिलाफ मतदान हुआ और जो मेजोरिटी है उसने बिल को पास कराने से मना कर दिया। आखिरकार ये हो कैसे गया? जो फ्रांस की सरकार है उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका जो बिल वो ला रही है वो गिर जाएगा। वजह ये है कि अभी जो अपोजिशन कैंप है, चाहे वो राइट कैंप हो यानी दक्षिणपंथी विचारधारा हो या फिर वामपंथी विचारधारा हो, दोनों ही पक्ष इस समय इस बिल के खिलाफ है। जो दक्षिणपंथी विचारधारा इसके खिलाफ इसलिए क्योंकि वो पूरा इमिग्रेशन को ही बंद कराना चाहता है। जो मरीन लापेन की पार्टी है नेशनल रैली, वो दक्षिणपंथी कैंप में आती है और वो चाहती है कि ये जो इमिग्रेशन है फ्रांस में बिल्कुल इसको बंद कर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को फ्रांस, किसी भी बाहरी व्यक्ति को फ्रांस में आने नहीं देना चाहिए। जबकि जो वामपंथी ग्रुप है वो पूरा इमिग्रेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी किसी भी तरह का फ़िल्टर नहीं होना चाहिए। कोई भी इमिग्रेंट है उसको उसको आने की परमिशन मिलनी चाहिए, ये वामपंथी कहता है। तो ये जो बिल है ये किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाया, ना तो ये उनको संतुष्ट कर पाया जो कि पूरा इमिग्रेशन को बंद करना चाहते हैं, ना ये उनको संतुष्ट कर पाया जो पूरी तरीके से इमिग्रेशन को अपने देश के लिए खोलना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो दक्षिणपंथी है उसने भी इस बिल के खिलाफ वोट किया और जो वामपंथी है उसने भी इस बिल के खिलाफ वोट किया और आखिरकार ये बिल गिर गया, ये पास नहीं हो पाया। जो गवर्नमेंट है उसने वादा किया है कि दोबारा से वो बिल आएगी और वो बिल आने वाले दिन में फिर से लेजिस्लेचर के सामने रखे जाएंगे। अब ये समझने की बात है कि ये बिल जो राष्ट्रपति है मैक्रोन, उनकी ये पॉलिसी रही थी, उनकी पॉलिसी, उनके जो पॉलिसी थी उसी के हिसाब से बिल को लाया गया था। तो मैक्रोन की एक उनकी पॉलिटिक्स भी कुछ इस तरह से कि वो ना तो वामपंथी विचारधारा के ना वो दक्षिणपंथी विचारधारा के, वो बस इनको सेंट्रिस्ट कहा जाता है, जो ऐसे होते हैं जो बीच के रहते हैं। तो जब से पिछले 5-6 साल से ये राष्ट्रपति है तो 5-6 साल से इन्होंने इसी तरह से पॉलिसी चलाई है और कभी कभी वो वामपंथी के साथ मिलकर कुछ बिलों को पास करा देते, कभी कभी वो दक्षिणपंथियों के साथ मिलकर बिल को पास करा देते। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब उनके द्वारा बिल रखा गया था और उस बिल को पास नहीं हो पाया बिल वो। बात की जाए तो मैक्रोन को समझना चाहिए कि अभी जो फ्रांस की पॉलिटिक्स है वो बदलती जा रही है। अब लोगों को लगता है कि जो पॉलिटिकल सीन होगा आने वाले समय में उसमें जो साइंटिस्ट व्यक्ति है जैसे मैक्रोन जैसे व्यक्ति, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा इलेक्शन को जीतना। लोग अब पोलराइज हो चुके हैं। अब पोलराइजेशन में होता ही ये कि लोग या तो एक तरफ होते हैं या तो दूसरी तरफ होते हैं, बीच की तरफ नहीं होते। तो पोलराइजेशन इस समय यूरोप के सभी देशों में बढ़ रहा है और फ्रांस में भी देखने को मिल रहा है। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा कि अभी वो बिल लाएगी दोबारा से और कुछ चेंजेस ला के अमेंडमेंट करेगी, तब कुछ चेंजेस करके कोशिश की जाएगी या तो वामपंथियों को खुश किया जाए या फिर दक्षिणपंथियों को खुश किया जाए, तभी जाके बिल पास हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी यूक्रेन और अमेरिका ये दोनों बहुत करीबी देश है पिछले 2 साल से, जब से लड़ाई शुरू हुई थी। और तब से अमेरिका ने यूक्रेन को काफ़ी मदद दी है, सैनिक सहायता लगभग $50 बिलियन की सैनिक सहायता मिली है यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा $40 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन नीड के रूप में भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। तो अमेरिका और यूक्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली होता है। जो लड़ाई किस तरह से लड़नी है उसमें भी अमेरिका बार बार यूक्रेन को सहायता देता रहता है और अपना जो इनपुट है वो देता रहता है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि इन दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। बात की जाए कि अभी समर ऑफेंसिव था 2023 में, यूक्रेन को बड़ी उम्मीद थी समर ऑफेंसिव से। उसको लगा था कि इस ऑफेंसिव के तहत वो काफ़ी जो हिस्सा उसका रसिया के पास है उसको ले लेगा अपने पास दोबारा से, लेकिन वो उसको सफलता नहीं मिल पाई। समर ऑफेंसिव जब से फेल हुआ है तब से ये इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो प्रेसिडेंट है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो इसका जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमें को एडवांस वेपन नहीं मिल पाए अमेरिका की तरफ से, उस कारण हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए। जबकि जो अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका की सरकार कहती है कि यूक्रेन ने इसको गलत तरीके से इस समर ऑफेंसिव को लड़ा। अगर वो सही ठिकानों में अटैक करती
तो यूक्रेन को सफलता मिल सकती थी। तो इसका ज़िम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है कि ये फ़ेल क्यों हुआ। तो इसमें अभी क्या है कि आने वाले समय में अब अमेरिका 2024 के लिए रणनीति बनाने लग गया कि यूक्रेन को किस तरह से लड़ाई को लड़ना है। यूक्रेन चाहता है कि वो ईस्टर्न इलाकों से अभी सेना भेजे, ज़्यादातर जो फोर्सेस है उसको ईस्टर्न इलाकों में लगाए, जैसे डोंबास वाला जो क्षेत्र है। जबकि अमेरिका सरकार चाहती है कि यूक्रेन अपनी ज़्यादातर सेना साउथर्न इलाके में लगाए, जो क्रीमिया से लगता है जो क्षेत्र, उस क्रीमिया वाले क्षेत्र को उसकी तरफ अपनी सेना भेजे। अगर हम बात की जाए तो आने वाले समय में पहले चीज़ क्या क्या होगी, क्या अमेरिका और यूक्रेन 2024 बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाला है। और अमेरिका सरकार का ये कहना है कि ये जो साल है इस साल में तय होगा कि ये लड़ाई में कितना देर तक ये लड़ाई चलेगी। अभी फ़िलहाल यूक्रेन की स्थिति ठीक नहीं है और अमेरिका यूक्रेन को सहायता जो मिलती थी यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से, अब उसके ऊपर भी सवाल उठने लग गए। अभी $60 बिलियन का पैकेज जो सीनेट में फंसा हुआ है, सीनेट के जो सीनेटर है वो इसको पास करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो जब तक ये पास नहीं होगा तब तक ये $60 बिलियन यूक्रेन को नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये भी एक दिक्कत है कि पैसा और जो सेना का सामान है वो कैसे यूक्रेन तक पहुंचाया जाए, जब अमेरिका खुद उसको, जो अमेरिका के सीनेटर है उसको पास करने के लिए अभी तैयार नहीं हो पा रहे। अभी जो गाजा में लड़ाई चल रही है और उसमें गाजा की लड़ाई में भी लड़ाई हमास और इसराइल के बीच है, लेकिन ये लड़ाई फैलने का खतरा है बना हुआ। हिजबुल्लाह ने धमकी दे रखी है कि इसराइल के ऊपर वो अटैक कर सकता है। और एक और ग्रुप है हाउती, ये यमन का एक प्रॉक्सी ग्रुप है और यमन के काफ़ी इलाकों में इसने कब्जा कर रखा है। ये भी इसराइल को धमकी दे रहा है कि इसराइल कोई निशाना बना सकता है। तो इस हाउती जो ये प्रॉक्सी ग्रुप है इसकी, ये जो रेड सी वाला इलाका है वहाँ पर इसका कब्जा हो रखा है। और रेड सी एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है अगर कॉमर्शियल शिपिंग के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर काफ़ी जो शिप है वो यहाँ पर सामान लेके निकलते हैं। तो हाउती ने कल एक कंटेनर को निशाना बनाया, उस ऑयल कंटेनर को, और उसमें मिसाइल अटैक किया है। तो ये जो ऑयल कंटेनर था ये नॉर्वे की कंपनी का था, ये नॉर्वे के देश से निकला हुआ था। तो इसको जब हाउती ने निशाना बनाया तो उसने जता दिया कि वो आने वाले दिनों में इस इलाके में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और उसने इसके अलावा कुछ एक शिप को उसने अगवा भी कर लिया था हाउती ने। तो हाउती ये जो रेड सी वाला इलाका है और वहाँ पर जो कॉमर्स या शिपिंग है उसको वो प्रभावित कर सकता है, या तो ये पूरे रेड सी को वो ब्लॉक कर सकता है जिससे जो शिप है वो इस रास्ते से ना निकल पाए, या फिर वो अंधाधुंध जैसे उसने कल के दिन एक टैंकर को निशाना बनाया था तो ऐसे करके वो दूसरे टैंकरों को भी निशाना बना सकता है। तो उससे ना केवल इसराइल को नुकसान होगा, अमेरिका को नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया के कंटेनर शिप यहाँ से निकलते इस रास्ते से, तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तो हाउती इस समय इसराइल को धमकी दे रहा है, इसराइल को कह रहा है कि हम तुमको निशाना बनाएंगे आने वाले दिनों में। तो इससे क्या है कि जो हाउती इलाकों में जो लोग रहते हैं वो हाउती की प्रशंसा करने लगे, वो हाउती को मानने लगे कि हाउती एक ढंग की सरकार है जो कि फ़िलिस्तीन लोगों के लिए, हक के लिए खड़ी होती है। हाउती को इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। जो उधर के लोग हैं हाउती के इलाकों में जो रहते हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन लगता है कि हाउती अब ये जो समस्या है हाउती की उसको डिफ्लेक्शन कर दिया उसने। अब उसने फ़िलिस्तीन इशू में लेके आओ उस चीज़ को, तो लोग भी अब इन बातों को नहीं उठा रहे। जैसे हाउती के ऊपर करप्शन का आरोप है, बहुत सारे दिक्कतें वहाँ, लेकिन लोगों का फ़िलिस्तीन लगता है कि अब फ़िलिस्तीन लोगों के लिए एक हाउती है जो आवाज़ उठा रहा है। तो अब हाउती की प्रशंसा हो रही है इस इलाकों में, खासतौर में जो अरब देश है वहाँ पर भी हाउती की प्रशंसा हो रही है। तो ऐसे में कुछ ही ग्रुप बचे हुए इस इलाके में जो इसराइल को धमकी भी दे रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं। उनमें से एक हाउती हो गया और दूसरा हिजबुल्ला हो गया। अभी इसराइल ने जो ऑर्डर निकाला था जिसके तहत उसने गाजा के लोगों को कहा था कि हम आपको कुछ क्यूआर कोड देंगे, क्यूआर कोड को आपको अब मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा और उससे आपको पता लगेगा कि आपको किस इलाके में जाना है अपने को बचाने के लिए। तो पहली चीज़ है कि जो अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वहाँ पर, तो ये जो क्यूआर कोड है इसका कोई मतलब है नहीं। और दूसरा ये है कि जिन लोगों के पास
उनका मोबाइल फ़ोन काम कर रहा है या फिर उनके पास इंटरनेट है, तो देखने को ये मिला है कि वो सर्च भी कर रहे, स्कैन कर रहे क्यूआर कोड का। तो क्यूआर कोड में कुछ डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, जैसे कि जो मैप है जिस इलाकों में उनको कहा गया कि आपको यहाँ जाना है, तो मैप में अलग दिख रहा है और जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है उसमें अलग है। मैप में अलग है और लिखा हुआ कुछ अलग है। जैसे कुछ मैं आपको बताता हूँ। जब एक इलाके खान यूनिस है गाज़ा का, वहाँ के लोगों को इस तरह से जो इज़राइल की एयर फोर्स है उसने क्यूआर कोड फेंके थे नीचे, लोगों को पहुँचाए थे क्यूआर कोड। तो जिन लोगों ने क्यूआर कोड को सर्च किया, तो उस क्यूआर कोड में उस जगह का नक्शा था जिस जगह में लोगों को निकल के जाना था, यानी वो जगह जहाँ वो है अभी और उन जगहों में बमबारी होने वाली है। तो उनको कहा कि तुम इस इलाके को निकल के जाओ इधर दूसरे जगह में जहाँ तुम सुरक्षित हो सकते हो। तो जिन लोगों ने स्कैन किया उसमें पता लगा कि वो जो नक्शा है, नक्शा में कुछ और है और लिखा कुछ और है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि 5 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक है। तो 5 ब्लॉक में लोगों से कहा गया कि आपको 4 और 5 वाले जो ब्लॉक में लोग रहते हैं, आपको इस इलाके को छोड़ के जाना है। ये नक्शे में दिखाई दिया है, लेकिन जो लिखा है, यानी जो मैसेज में लिखा रहता है उसमें लिखा है कि आपको चौथे और तीसरे में जो लोग हैं उनको निकलना है। तो नक्शे में तो क्या है, चौथा पांचवा, और टेक्स्ट में क्या है, तीसरा और चौथा, तो अलग है। तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लोग बोले हम निकले तो निकले कहाँ से, टेक्स्ट में कुछ और कहा गया है और मैप पे कुछ और दिखाया गया है। तो जो लोगों के पास नेट है, जिनको उस क्यूआर कोड को स्कैन वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक कन्फ्यूज़न वहाँ पर बना हुआ है। और इसराइल ने अभी अपडेट कर लिया है, और अपडेट करने के बाद जो आजकल मैप निकल रहे वो ठीक निकल रहे। लेकिन ये शुरुआती समय में जब ये क्यूआर कोड निकाला था इसराइल ने, तो उस समय ये डिफिशियंसी पाई गई थी। तो क्यूआर कोड का अभी इसराइल ने इस्तेमाल किया था। सेकंड फेज से लड़ाई शुरू हुई है साउथ गाज़ा में, तब से इसराइल सेना क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रही है, जिसके तहत वो लोगों तक ये क्यूआर कोड पहुंचा रही है और लोगों को इसको सर्च करना अपने फ़ोन में, और फ़ोन में सर्च करके उनको पता लग जाएगा कि उनको कौन से इलाके से छोड़ के जाना है। और कोशिश ये है इसराइल की कि इसके अगर लोग इसको पालन करेंगे तो जो सिविलियन मौतें हो रही है वो कम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसराइल में जब अटैक हुआ था 7 अक्टूबर का, तो उसमें कफर अजा एक किबुत्ज था, यानी बॉर्डर का इलाका था जहाँ पर हमास ने अटैक किया था। और ये इलाके के बारे में रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ पर के जो ये गांव था कफर अजा का, ये पूरा गांव अब बर्बाद हो चुका है। इसके लगभग 50% जो घर थे यहाँ पर वो टूट फूट गए। इस जगह में जो लोग रहते थे, उन लोगों को, जो बचे हुए लोग हैं, तो उनको अब दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस इलाके में अब कोई व्यक्ति नहीं रहता है, बल्कि ये सेना के लिए ये इलाका अब रख बना दिया गया है इसे। तो ये जो कफर अजय इलाका है, ये अटैक हुआ था जब 7 अक्टूबर का, तो ये बॉर्डर में पड़ता था। ये इसराइल और जो गाज़ा की बॉर्डर है वहाँ पर, ये इसराइल के बॉर्डर की तरफ ही पड़ता था। तो यहाँ पर अटैक का सबसे बुरा असर इधर हुआ, और कई लोग इधर इस गांव के मारे गए। कई लोगों को अगवा कर लिया गया था, कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटैक के दौरान यहाँ पर नुकसान हुआ। तो लोगों से बातचीत, कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकार गए थे उनसे बातचीत करने, उनसे कहा कि आपको कैसा लग रहा है, आपके घर, जो आपका इलाका था, आपको यहाँ से निकलना पड़ा था अपने घरों से और होटलों में रुकना पड़ा है आपको, तो आपको कैसे लग रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हमको, हम, हमारा घर था, हम इतने सालों से वहाँ रहते थे, हमको अपने घरों की बहुत याद आ रही है। साथ में खुशी की बात तब हुई जब पिछले कुछ दिनों में जब अगवा किए गए लोगों को छोड़ना हमास ने शुरू किया था, तो कुछ ऐसे लोग भी छोड़े गए जो इस गांव के रहने वाले थे। तो खुशी का कुछ माहौल बना था इन लोगों के अंदर। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं हमास के पास, अभी हमास ने उनको अगवा करके रख रखा है, जो कि इस गाँव से आते हैं। खासतौर में जो पुरुष हैं, महिला और बच्चों को तो हमास ने छोड़ दिया, लेकिन पुरुषों का अभी तक हमास ने रखा हुआ है। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपना आप बीती सुना रहे कि उन्होंने किस तरह से, उन्होंने जब हमला हुआ था, तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं, हमला जब हुआ तो मैं छुप गया था सेफ रूम के अंदर, और 30 घंटे तक मैं अपने सेफ रूम से निकला नहीं,
तब बड़ी मुश्किल से 8 अक्टूबर के दिन इजरायली सेना ने हमको रेस्क्यू किया था। तो इस तरह से लोगों के अपने अपने अकाउंट है कि हमले के दिन उन्होंने क्या क्या किया, कैसे अपनी जान बचाई। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोगों से पूछा जा रहा है कि आप वापस से कफर अजय जाना चाहोगे, अपने जो घर है आप दोबारा से वहाँ जाना चाहोगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, 2-3 साल में आपके घर भी बन जाएंगे, तो आप वहाँ जाना चाहोगे? तो लोगों ने कहा हम बिल्कुल जाना चाहेंगे। वजह ये है कि हम अपने इलाकों को, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे इलाकों की सिक्योरिटी कौन करेगा? अगर हम अपने इलाकों को, बॉर्डर के इलाकों को छोड़ देंगे तो फिर जो हमास है वो और आगे बढ़ेगा और आखिरकार वो कैपिटल तक पहुंच जाएगा। अगर हम खुद पीछे हट जाएंगे तो हमको अपने इलाकों की सुरक्षा करनी है खुद ही, चाहे इसकी कीमत हमें अपनी जान से क्यों ना चुकाना पड़े। हम अपनी जो बॉर्डर के इलाके गांव हैं उनको नहीं छोड़ने वाले, हम वहाँ पर कभी ना कभी वापस जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 हफ्ते पहले, जो रसिया और फिनलैंड की जो बॉर्डर है उसको फिनलैंड ने क्लोज़ कर दिया था। पूरी तरीके से क्लोज़ हो गया था फिनलैंड और रसिया की बॉर्डर। फिनलैंड ने ये फैसला इसलिए लिया था, वो कहता था कि जो रसिया है वो इमिग्रेंट लोगों का सहायता लेकर यहाँ पर वो ज़बरदस्ती इन लोगों को फिनलैंड के अंदर घुसा रहा है। तो नवंबर के महीने में लगभग 900 लोगों को रसिया के रास्ते से, ये जो इमिग्रेंट लोग हैं ये फिनलैंड के अंदर घुस गए थे गैर कानूनी तरीके से। और ये लोग ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका मूल के थे ये। तो फिनलैंड ने इसी वजह से ये जो बॉर्डर है उसको क्लोज़ कर दिया था। फिनलैंड ने आरोप लगाया था कि रसिया हाइब्रिड वार का इस्तेमाल कर रहा है और हमारे जो देश है उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो फिनलैंड ने कल के दिन ये फैसला लिया, उसने कुछ चेक पॉइंटों को खोल दिया। 2 चेक पॉइंट रसिया बॉर्डर में है उसको खोल दिया गया है। फिनलैंड की सरकार ने कहा है कि अभी हम देखेंगे, अगर जो रसिया फिर से ये इमिग्रेंट लोगों को भेजने की कोशिश करेगा तो हम ये जो 2 चेक पॉइंट है उसको भी बंद कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन से घबरा रही है। यूक्रेन में जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, कीव स्टार नाम से वो कंपनी है, उसने कहा है कि उसकी जो मोबाइल नेटवर्क्स है, यानी जो लोग उसके कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में उनका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क फेल हो गया है, यानी जो कनेक्शन है वो फेल हो चुका है और हैकिंग की वजह से फेल हुआ है। लगभग जो इस कंपनी के जो कस्टमर थे उनके जो मोबाइल नेटवर्क है वो गायब हो चुके हैं। और कंपनी का कहना है कि हैकिंग इसकी वजह है। आगे अभी तक उसने ये बताया नहीं है कि जो हैकिंग है क्या वो रसिया द्वारा की गई है, इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है। लेकिन चांसेस यही है कि रसिया की ही ये, रसिया से कुछ हैकर है जिन्होंने ये इस तरह से हैकिंग करने की कोशिश की गई है। बात की जाए तो जो यूक्रेन है उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से इस तरह से जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला शुरू हो गया है। अभी यूक्रेन का जो एक बैंक है उसके भी बैंक को भी हैक कर दिया गया था और उसके जो थर्मल पावर प्लांट है यूक्रेन के उसको भी निशाना बनाया जा रहा है, उसमें मिसाइल और ड्रोन का अटैक किया जा रहा है। तो रसिया की कोशिश ये है, पहली चीज़ है कि उसको यूक्रेन के जो लोग हैं उनका मोराल को डाउन कराना चाहता है रसिया, यानी उन लोगों को रसिया ये चाहता है कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो लड़ाई रोकने के लिए बाध्य हो जाए, यानी वो उनको में ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए यूक्रेन के अंदर कि लोग परेशान हो जाए, ना उनको बिजली मिल पाए, ना उनको उनका बैंक में अकाउंट वो भी हैक हो जाए। इसके अलावा उनके मोबाइल नेटवर्क को हैक कर दिया या बंद कर दिया, नेटवर्क को गायब कर दिया। तो ऐसी कोशिश ये हैकरों की रही है और यूक्रेन के जो पब्लिक है उसके मोरल डाउन करने की कोशिश रसिया करा हुआ है। और ये जो जो कीव स्टार कंपनी है जिसके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर हैकिंग हुई है, तो उसका कहना है कि आने वाले दिनों में 2-4 दिन में इसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जो यूक्रेन के ऊपर इस तरह से जो हमले, ये कोई नई बात नहीं है। जब से अटैक शुरू हुआ था पिछले साल फरवरी के महीने से, तब से ऐसी कोशिश रसिया करता रहा है और अभी तक काफ़ी हैकिंग यूक्रेन के अंदर हो चुकी है। लेकिन यूक्रेन भी इसकी तैयारी अब कर रहा है और उसका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने एसबीओ, उस एजेंसी का नाम है, तो एसबीओ इस तरह से जो हैकिंग की कोशिश होती है उसको रोकने की उसकी जिम्मेदारी है। हालांकि अब पूरी तरीके से तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन ज़्यादातर जो हैकिंग अब यूक्रेन में उसको रोक दिया जाता है। अभी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वर्ल्ड में जेलेंस्की, वो अमेरिका गए और अमेरिका में हुआ
अमेरिका के जो सीनेटर्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। सीनेटर्स के साथ उन्होंने इस बात को जोर डाला है कि आपको यूक्रेन के ऊपर जो बिल है इस समय वो आपके सदन में आपको इसको पास करा देना चाहिए। तो जेलेंस्की ये चीज़ों को बोलने गए सीनेटरों के साथ बातचीत में, लेकिन कुछ सीनेटर है जो जेलेंस्की को उनके मुंह के सामने बोले कि ये जो बिल है ये तब तक पास नहीं होगा जब तक जो बॉर्डर है, जब तक इस बॉर्डर को सुरक्षित नहीं किया जा सके, यानी कि जो अमेरिका के साउथर्न बॉर्डर है मैक्सिको से लगती है, जब तक इसको सुरक्षित नहीं किया जा सकता, जब तक इसमें इमिग्रेंट लोगों को जो अभी सिस्टम है उसको बदला नहीं जाता है, तब तक हम ये बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। एक सीनेटर रिपब्लिकन पार्टी से, लिंडसे ग्राहम है उनका नाम, तो उन्होंने जेलेंस्की को कहा है कि आपसे हमको कोई परेशानी नहीं है, आप भी समझने की कोशिश करिए कि हमारे देश में इस समय जो बॉर्डर इशू है बहुत ज़्यादा इस समय सबसे नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी यही है। तो हम चाहते हैं इसको सॉल्व करना, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी सरकार से चाहते हैं, यानी यूएस गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो साथ में जो बॉर्डर वाल है, यानी ये जो बॉर्डर का इलाका है इसको सुरक्षित करने की कोशिश करें, यहाँ पर दीवार बनाने की कोशिश करें, ताकि ये जो मैक्सिकन लोग आते हैं या फिर जो साउथ अमेरिकन लोग हमारे देश में घुसते जाते हैं, तो इनको रोकना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे देश में इस समय ये लोगों की बाढ़ आने वाली है और आ भी चुकी है। तो जब तक इसको हम नहीं कर लेते तब तक हम मजबूरी है हमारी कि हम आपकी मदद भी नहीं कर सकते। तो जेलेंस्की यूएस में जो पहुँचे वो उनका पहले चीज़ है कि सबसे उनका प्रायोरिटी यही है कि जो सीनेटर है उनको मना लिया जाए, यानी इनको कोशिश की जाए, इनको इनको बताया जाए कि यूक्रेन के लिए पैसा कितना ज़रूरी है। लेकिन जेलेंस्की ने बातचीत जब की है कुछ सीनेटरों के साथ, तो ऐसा लगता है कि सीनेटर उनकी बात से अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाए, और वो जो रट उन्होंने लगाई हुई है बॉर्डर वाली, वो रट में वो कायम है। जो बाइडन राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने इन रिपब्लिकन सीनेटरों की उन्होंने आलोचना किया और कहा कि ये जो सीनेटर है ये अनजाने में रसिया को फ़ायदा पहुंचा रहे, और रसिया इस समय खुश हो रखा है। रसिया के जो राष्ट्रपति है वो इस समय खुश है, उनको लग रहा है कि ये जो अमेरिका से पैसा है वो बंद हो जाएगा कुछ दिनों में आना। तो अभी तक ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये जो एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते में अगर ये प्रपोजल को दोबारा से सीनेट में रख दिया जाता है और इसको पास करा दिया जाता है, तो ये पैसे यूक्रेन को साल के अंत तक ये मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर एक हफ्ते तक ये प्रपोजल नहीं रखा गया तो उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी, जो सीनेटर है वो छुट्टी में चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद यूक्रेन को बहुत दिक्कत होगी। और सीनेटर फिर से अब जब सीनेट में आएंगे तो 2-3 महीने बाद आएंगे, तो 2-3 महीने का जो देर है वो बहुत ज़्यादा यूक्रेन के लिए समय गंभीर विषय बन सकता है। अमेरिका का जो पहला वाला पैसा था जो यूक्रेन को मिला था वो ख़त्म होने वाला है, तो नया जो प्रपोजल के तहत जो $60 बिलियन है वो यूक्रेन को जल्द से जल्द मिलना चाहिए, तभी यूक्रेन इस समय लड़ाई में को सही तरीके से लड़ सकता है। अभी देख लेते हैं हम अमेरिका ने जो यूक्रेन की मदद की है, तो यूक्रेन की मदद उसने किस किस तरीके से कर रहा है उसको देख लेते हैं। अभी तक अमेरिका ने कुल मिला के $111 बिलियन जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यूक्रेन को दिया है, जिसमें से $50 बिलियन मिलिट्री एड में दिया है, $40 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड में दिया है। तो अमेरिका ना केवल सैनिक सहायता देता है यूक्रेन को, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन सहायता भी देता है। जो यूक्रेन की सरकार है वो अपना जो बजट है वो अमेरिका की मदद से चला रही है। तो जो भी उनके वर्कर है यूक्रेन सरकार के, जो टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, इनको जो पैसा मिलता है वो अमेरिका और यूरोपियन देशों से मिलता है। तो यूक्रेन अभी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इन देशों के ऊपर, तो ये देश अगर सहायता करना बंद कर देंगे तो यूक्रेन कोलैप्स हो जाएगा। बात की जाए अमेरिका की, बात की जाए जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है, टोटल जो सहायता है उसमें से 50% सहायता अमेरिका की तरफ से होती है, बाकी सहायता यूरोपियन देशों से होती है। तो अमेरिका की सहायता सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अमेरिका अभी देखा जाए तो अमेरिका ने जो हथियार यूक्रेन को दिए, उन हथियारों के बारे में देख लेते हैं कुछ। जब लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका ने बेसिक हथियार दिए थे यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन अपने आप को डिफेंस कर पाए। लेकिन यूक्रेन की सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि हमको एडवांस वेपन चाहिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो अमेरिका ने धीरे धीरे करके एडवांस वेपन भी यूक्रेन को देना शुरू कर दिया है। हिमार्स एक मिसाइल है वो यूक्रेन को मिला है। पैट्रियोट एक मिसाइल है, पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम, ये बहुत एडवांस है और इसको अभी पिछले कुछ महीनों में ही अमेरिका ने यूक्रेन को पहुंचा है। इसके अलावा शैडो मिसाइल
ये ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को मिली है और इसी की सहायता से यूक्रेन ने जो रशिया का हेडक्वार्टर है क्रीमिया में उसके ऊपर अटैक इस मिसाइल के द्वारा किया था। तो यूक्रेन को जो सहायता मिलती है, अगर इस सहायता अमेरिका के से आना अगर बंद हो जाए तो क्या असर होगा। पहला असर ये है कि ये जो 50% पैसा है ये एकदम से बंद हो जाएगा तो यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल असर होगा। यूक्रेन एकदम से तो लड़ाई नहीं हारेगा, लेकिन उसकी जो सिचुएशन है वो गंभीर हो जाएगी। और अगर यूरोपियन देश भरपाई कर लेते हैं अमेरिका की तरफ से तो भी ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर हम देखा जाए तो जो यूरोपियन देश है अब उनको देख लेते हैं। यूरोपियन देश जो यूक्रेन की मदद करते हैं तो अमेरिका से थोड़ा अलग है इनका सिस्टम। जैसे कि अमेरिका ज़्यादातर जो मदद करता है मिलिट्री वेपन्स को भेजता है, जबकि जो यूरोपियन देश है वो ज़्यादातर मदद ह्यूमैनिटेरियन के रूप में करते हैं, यानी वो जो बजट के लिए पैसा देते हो यूक्रेन को। तो जो फैक्ट्री है ज़्यादातर जहाँ वेपन्स बनते हैं, जहाँ हथियार बनने की जो फैक्ट्री हो अमेरिका में है, तो अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है। ये हथियारों का जो फैक्ट्री का इस्तेमाल करके वो यूक्रेन को ये हथियार भेजता है, जबकि यूरोप में कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, जो इतना हथियार वहाँ पर बनता भी नहीं है। तो अगर अमेरिका अपने हथियारों को देना बंद कर देगा तो यूरोपियन देशों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो यूक्रेन को हथियार दे सके। तो ये भी बहुत है कि अमेरिका अगर हट जाएगा तो जो यूरोपियन देश है वो तैयार नहीं हो पाएंगे वो हथियार को देने के लिए, और लड़ाई हथियारों द्वारा ही लड़ी जाती है तो यूक्रेन को बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अमेरिका का यहाँ पर बने रहना लड़ाई में, यूक्रेन को सहायता देना, वो बहुत क्रिटिकल है इस समय। अभी एक न्यूज़ है कि ऋषि सुनाक से है संबंध। ऋषि सुनाक ने रवांडा बिल, उनका जो एक पॉलिसी है रवांडा में जो इमिग्रेंट लोग ब्रिटेन में रहते हैं उनको रवांडा भेजने की ये पॉलिसी है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले इसको गैर कानूनी ठहरा दिया था और इस पॉलिसी को ख़त्म कर लिया था। लेकिन ऋषि सुनाक ने इस दोबारा से इसमें अमेंडमेंट लाए और आखिरकार इसको पार्लियामेंट के सामने बिल को रखा गया और पार्लियामेंट में इसको बहुत क्लोजली ये बिल को पास कर दिया गया। कई ऐसे कंजर्वेटिव मेंबर्स थे जिन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया। तो अब देख लेते हैं कि रवांडा बिल आखिरकार क्या है और पहले वाला क्या था और नया वाला क्या है। पहले वाला ही देख लेते हम। आखिरकार ये जो बोरिस जॉनसन है उनके दौर से शुरू हुआ था ये, और इसमें ये था कि जो इमिग्रेंट है यानी जो लोग गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में आते थे तो इन लोगों को ब्रिटेन की सरकार किसी दूसरे देश को सौंपना चाहती थी। तो कोशिश की गई किसको सौंपा जाए, तो रवांडा का नाम सामने आया। तो रवांडा सरकार से ये सहमति बनी और कुछ पैसा रवांडा को दिया गया ताकि जो सरकार है वो इन लोगों को लेने के लिए तैयार हो जाए। तो इन लोगों को फ़्लाइट के द्वारा ब्रिटेन से रवांडा भेजना था, तो ये इनको रवांडा में ही रहना था और रवांडा की सरकार इनकी देख रेख करनी थी रवांडा सरकार को। तो ये बोरिस जॉनसन से शुरू हुआ और ऋषि सुनाक जब प्रधानमंत्री बने थे तो तब तक ये स्कीम रवांडा के साथ बातचीत हो चुकी थी और एग्रीमेंट भी हो गया था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस स्कीम के द्वारा भेजा नहीं गया था। जब इसकी फ़्लाइट शुरू होने वाली थी तब तक ये मामला कोर्ट में चले गया और कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने इस स्कीम को गैर कानूनी ठहराया और कहा कि ये जो रवांडा है ये पहले तो एक सेफ कंट्री नहीं है। यहाँ पर सेफ कंट्री कहने का मतलब है यहाँ पर जो ये लोग जाएंगे उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है कि रवांडा सरकार इनके साथ अच्छा सलूक करेगी, ऐसा गारंटी नहीं है। और इस देश में जिस तरह से तख्तापलट होता रहा है और डेमोक्रेसी कमज़ोर है इस देश में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला दिया। साथ में जो महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जो यूरोपियन लॉ है यानी यूरोपियन का ह्यूमन राइट लॉ, तो उसके हिसाब से यूरोपियन लॉ के हिसाब से जिसको यूके भी जिसका मेंबर है, ईयू के ह्यूमन राइट लॉ के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी परमिशन से किसी दूसरे देश में भेजना वो गलत है, वो गैर कानूनी माना जाता है उसे। जैसे ही जो माइग्रेंट है जब उसको फ़्लाइट में भेज के रवांडा भेजा जाएगा तो उससे पूछा नहीं जाएगा, सरकार के जो प्रपोजल है उसके हिसाब से उससे पूछा नहीं जाएगा कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। उसको ज़बरदस्ती उसको बैठा के सरकार रवांडा भेज सकती है। लेकिन जो ह्यूमन राइट लॉ है उसके हिसाब से किसी भी व्यक्ति को किसी आप दूसरे देश में भेज रहे हो या किसी दूसरी जगह भेज रहे हो तो आपको उससे पहले पूछना है। अगर वो मना कर देता तो आपको उसको नहीं भेजना है। तो ये इसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि सरकार तो ऐसा है ही नहीं, सरकार के प्रपोजल में सरकार तो ज़बरदस्ती किसी को भेज भी सकती है।
तो तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी ठहरा दिया था। अब जो सरकार है इसमें अमेंडमेंट लाई है और सरकार ने रवांडा को एक सेफ कंट्री घोषित कर दिया, यानी रवांडा एक बिल्कुल सेफ कंट्री है। और रवांडा को जहाँ पर रवांडा में जितने माइग्रेंट लोगों को भेजा जाएगा वो रवांडा सरकार उनकी सिक्योरिटी की गारंटी लेगी। तो अब जाके ये इसको पार्लियामेंट में पास हो गया, और पार्लियामेंट में पास हो गए भी एक बड़ा प्रभाव ये है कि पार्लियामेंट अपने आप में एक सोवर्जिन बॉडी है। अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो जाता है तो यूनाइटेड किंगडम में माना जाता है कि वो पार्लियामेंट ही सबसे बड़ी है और उसमें कोर्ट भी उसमें दखल नहीं दे सकता है। तो माना जा रहा है कि इसको पार्लियामेंट में पास कराने के बाद अब ये कोर्ट इसमें दोबारा से इसको गैर कानूनी नहीं ठहराएगी, और ये जो प्लान है सरकार का रवांडा प्लान उसको हरी झंडी मिल जाएगी। तो आखिरकार दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो सरकार है उसने ऋषि सुनाक की सरकार इस समय उसने जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका दो तबका है, एक राइट विंग तबका है एक और लेफ्ट विंग तबका है। जो राइट विंग तबका है वो कहता था कि हमको ये जो यूरोपियन लॉ है इसको तोड़ देना चाहिए, इसको अपने देश में अपनाना ही नहीं चाहिए, इसको बस देश से बाहर कर दो इस लॉ को। हम अब यूरोप के मेंबर है ही नहीं, हम यूरोपियन यूनियन में शामिल ही नहीं है, तो हम ये लॉ का क्यों इस्तेमाल करें? अब इन लॉ को हमको फेंक देना चाहिए रद्दी के कागज़ में। जबकि जो लेफ्ट विंग तबका है कंजर्वेटिव पार्टी का वो कहता है कि ये जो लॉ है इससे माइग्रेंट लोगों को अभी भी उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहोगे, जो कि लॉ के खिलाफ है। तो इसी दो के तबकों के बीच ऋषि सुनाक फंसे हुए हैं। ऋषि सुनाक किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं कर पा रहे, किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो ऋषि सुनाक को मजबूरन ये बिल को लाना पड़ा, और उनके कुछ खास तौर में जो कुछ मेंबर्स हैं जो कि इस बिल के खिलाफ थे कंजर्वेटिव पार्टी के, तो उन्होंने इस इस बिल के खिलाफ वोट किया। कुछ लोग एब्सटेन रहे, यानी वो अब्सेंस रहे जब ये बिल को रखा गया था। तो आखिरकार ये बिल को पास हो गया, लेकिन मेजोरिटी इसकी कम है, बहुत कम, लगभग 10-15 वोट ज़्यादा मिले इस बिल को तब जाके पास हुआ, नहीं तो ये गिर भी सकता था बिल। अगर कुछ ज़्यादा कंजर्वेटिव पार्टी में फूट पड़ जाती तो ये बिल फेल भी हो सकता था। फिलहाल ये बिल पास हो गया, लेकिन अभी भी इसको हाउस ऑफ लॉर्ड जो अपर हाउस है वहाँ पर भेजा जाना है, वहाँ पर भी इसमें कुछ अमेंडमेंट होंगे, फिर ये लोअर हाउस में जाएगा, फिर अमेंडमेंट होंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा भी टाइम है इसमें, और आने वाले दिनों में ये ऋषि सुनाक के लिए समस्या भी बन सकती है, क्योंकि इसमें अभी पूरा ये सॉल्व नहीं हुआ है। अभी कुछ लोग हैं जो ऋषि सुनाक की पार्टी के, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी इसमें मौका मिले उनको अटैक करने का। एक और न्यूज़ सुनते हैं। जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो वियतनाम की यात्रा में जा रखे हैं, और वियतनाम में उन्होंने वियतनाम सरकार से को एग्रीमेंट किया है कि वियतनाम और चाइना के जो संबंध है वो बिल्कुल ही अलग स्तर में पहुंचाना है, बिल्कुल जो दोस्ती के जो चरम बिंदु होता है वहाँ पर पहुंचाना है। तो वियतनाम और चाइना के संबंध अगर देखा जाए तो इस समय अच्छे संबंध है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती रही है समय समय में, इतिहास में अगर देखेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर बात की जाए वियतनाम के संबंध में, तो वियतनाम इस समय चाइना और अमेरिका दोनों के साथ उसके संबंध मजबूत बने हुए। चाइना वियतनाम का पड़ोसी देश है, तो दोनों देशों के जो ट्रेड संबंध है वो मजबूत है, और जो वियतनाम और अमेरिका के संबंध है वो सिक्योरिटी से लेकर संबंधित है। अमेरिका वियतनाम को सिक्योरिटी सामान पहुंचाता है, सिक्योरिटी उसकी गारंटी करता है अमेरिका। और देखा जाए तो अमेरिका और वियतनाम ने भी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप घोषित कर रखी है। तो चाइना के राष्ट्रपति यहाँ पर जब पहुँचे वियतनाम में, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वियतनाम को चाइना जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उससे दूर रखा जाए। और ख़ासतौर में ये जो वियतनाम है यहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज है जो रेयर मेटल रिसोर्सेज, जैसे रेयर अर्थ रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल बैटरीज में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो वो रिसोर्सेज वियतनाम में काफ़ी मिलते हैं। तो दोनों ही देश यहाँ पर नज़र बना रहे, चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ये जो मिनरल रिसोर्सेज है ये उनके देश तक पहुँच जाए। तो चाइना यहाँ पर आके इस के ऊपर एग्रीमेंट कर सकता है, जबकि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि अपनी कंपनियों को वियतनाम भेजे और यहाँ पर जो मिनरल्स है उनको अमेरिका तक पहुँचाए। बात की जाए तो वियतनाम के लिए अगर अमेरिका और वियतनाम के संबंध देखा जाए तो बहुत पहले तो इनके संबंध काफ़ी ख़राब थे। जब वियतनाम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय अमेरिका ने यहाँ पर वियतनाम के इलाके में अटैक किया था और कई हज़ारों लाखों लोगों वियतनामी लोगों को हत्या की थी अमेरिका ने। लेकिन अब संबंध अच्छे हो गए हैं, वियतनाम और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। जहाँ तक वियतनाम और चाइना की बात की जाए तो चाइना भी वियतनाम के साथ उसकी लड़ाई हुई थी 1970-80 के दौरान में। लेकिन अभी तक वियतनाम ने बहुत ही कुशलता से दोनों ही देश जो बड़े बड़े देश हैं अमेरिका और चाइना दोनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है। तो वियतनाम में फ़िलहाल
चाइना की सरकार के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग वो आ चुके हैं और वियतनाम में उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कुछ घोषणा होंगी जिसमें वियतनाम और चाइना के संबंधों को मजबूत बनाने के ऊपर बात होगी। बात की जाए फूड की बात की जाए तो फूड एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एक विषय है फूड जो कि जिसके बिना अगर इंसान जीवित नहीं रह सकता है, फूड उसको चाहिए। और इस समय में जब लड़ाई लगी हुई है, यूक्रेन की लड़ाई हो गई और गाज़ा में जो लड़ाई है उसके कारण जो फूड सप्लाई से उसको नुकसान हुआ है और फूड की कीमतें भी बढ़ने लग गई है। अगर हम फूड की बात की जाए तो इसका क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी असर होता है। जैसे फूड जो राइस होता है, जो चावल की फसल होती है, उससे मीथेन काफ़ी निकलता है जो आसमान में जाके जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो अगर चाहे तो हम ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम कम करना है तो हम फूड में कुछ चेंजेस कर सकते हैं फूड हैबिट में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम अमेरिका में अगर देखा जाए, अमेरिका में जो मीट खाते लोग अगर मीट खाना कम कर देंगे तो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी। और अफ्रीका के देशों में जो फसल होती है उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, यानी उनमें अच्छी अच्छी पौधों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अच्छे बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर वहाँ अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ की फसल भी काफ़ी प्रोडक्टिव होगी, काफ़ी अच्छी फसल होगी। तो इंडिया में भी कुछ ऐसी है, इंडिया में भी अच्छी तकनीक से अगर फसल की उत्पादन होगा तो उससे क्या होगा कि काफ़ी फसलें होगी और काफ़ी फूड भी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फूड को चेंज करना है, फूड की क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो उसमें फूड हैबिट को चेंज करना पड़ेगा और नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक ही